नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. See, तो राइट नाउ हम लोगों ने जो डिस्कस कर चुके हैं तक पिछली क्लास में, वी हैव डिस्कस व्हाट दिस द टॉपिक ऑफ। मैडम मुझे दीजिए ना जल्दी से, ये दीजिए नहीं है। अब आप बस क्लास को शुरू लीजिए मेरे हिसाब से। दिस इज फ्लोट उठ जाएगा फिर। वी हैव बीन डिस्कसिंग विद दिस नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड देयर आफ्टर वी सॉ दैट constitutions can be divided into two categories, unitary and federal. Then we saw federal constitution ki what are the characteristics. Fine. Distribution of powers, supremacy of constitution, written constitution, rigidity and authority of court. ध्यान आया आप लोगों को? 5 बातें थी ये हम डिस्कस कर चुके थे। अब राइट नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट वेदर व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर इट इज अ फेडरल, वेदर इट इज यूनिटरी और वेदर इट इज व्हाट मिक्सचर ऑफ बोथ एज सेड बाय मिस्टर पांडे। तो राइट नाउ प्लीज दिस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन possesses all the essential characteristics of a federal constitution mentioned above. एक्चुअल क्वेश्चन ये है कि वट एवर आर द रिक्वायरमेंट्स, जो भी रिक्वायरमेंट है, सी जो भी रिक्वायरमेंट है एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज पोजेसिंग ऑल दोस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देन व्हाट इज द कंफ्यूजन रिगार्डिंग दैट? जब मेरे पास वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं, है ना, वो सारी क्वालिफिकेशंस हैं जो कि एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए, देन वेयर इज द डाउट? व्हाई द सो मेनी jurists are defining my nature in a different way? Someone is saying me federal, someone is saying me quasi federal, someone is saying me this and that. So there must be some reasons for that कि भाई मेरे पास ऑल, देखिए लाइन जो पढ़ाई मैंने समझिए इसको, ये जो लाइन है आपके लिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन possesses all the essential characteristics of a federal constitution. It means I am having all the qualities which a federal constitution possesses. Then what is the extra things, what are the extra elements which are forcing the jurists for what? For defining my nature in a different way? Then we will have to go with that, है ना? तो because there are certain features which are in addition to, हमारे पास हमारे क्वेश्चन कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कि they creates a different kind of feature nature of Indian constitution, and for that purpose नाम लिख लीजिएगा मिस्टर वियरे का, P for prelims लगा लीजिए, यहां से क्वेश्चन आएगा। he has said what? Indian constitution establishes a system of government which is almost quasi federal, कैसा? A unitary state with subsidiary federal features। समझ रहे हैं बात क्या कह रहा हूं मैं? प्लीज देखिए, फॉर गॉड सेक इसको रट लीजिए पूरी तरीके से। इस लाइन को किसने लाइन कही है? मिस्टर वियरे ने कही है। क्या कहा है? क्वाजी फेडरल कैसा? इफ यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। इसका क्या मतलब हुआ? ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स, इसको लाइन को समझिए, इसका मतलब क्या है कि वीरे साहब कह रहे हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली इट इज ए यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। फेडरल फीचर्स हैं वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस के हैं। मेनली जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज रिफ्लेक्टिंग द फीचर्स ऑफ एन यूनिटरी स्टेट, एंड देयर आर फेडरल फीचर्स, बट दोज फेडरल फीचर्स आर subsidiary in nature. So he has coined a term what? Quasi-federal. Indian constitution is a quasi-federal constitution, and this is the question for your prelims. Who amongst the following निम्नलिखित में से किसने ये कहा? Who said this about the Indian constitution that it is a quasi-federal? Now मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता हूं आपके लिए। देखिए क्वेश्चन लिखिए बड़ा प्रीलिम्स का। सी कैसे क्वेश्चन आएगा? Who amongst the following
Who amongst the following has said that Indian Constitution is quasi-federal? Option A, Professor Viere. Option B, Dr. Ambedkar. Option C, Dr. MP Singh. Option D, Jennings. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ये तो क्वेश्चन मालूम है आपको, आंसर इज प्रोफेसर वीर है, कोई डाउट ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लाइन समझिए क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑप्शन ए क्वाजाई फेडरल, ऑप्शन बी क्वाजाई फेडरल that is a federal state with subsidiary unitary features। मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है आप लोगों पर? कुछ लोग आ रही है। मैडम ज्योति मैम, सबको जा रही है आवाज? आप इसको प्लीज जरा अपना लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन कीजिए। हाँ जी, ऑप्शन ए हुआ क्वाजाई फेडरल, ऑप्शन बी हुआ फिर वो भी क्वाजाई फेडरल लेकिन दैट इज करके ए फेडरल स्टेट विद सब्सिडरी यूनिटरी फीचर्स। नाउ ऑप्शन सी क्वाजाई फेडरल, ऑप्शन सी में भी क्वाजाई फेडरल आएगा। क्वाजाई फेडरल दैट इज ए यूनिटरी स्टेट with subsidiary federal features। Option D quasi federal having features of a unitary state as well as features of a federal state। अब कर लो कमाई। जिसने केवल फोकस किया क्वाजाई फेडरल पर, है ना, जिसने फोकस किया केवल क्वाजाई फेडरल पर। मैं एक मिनट देखता हूं, कुछ लोग प्रॉब्लम आ रही है। अब ये आंसर सॉल्व करो, आप देखो कैसे होगा। सोनाली मैम प्लीज कम। देखो नेटवर्क प्रॉब्लम तो नहीं है अपनी कोई? वाईफाई कौन सा है देखो ना। हाँ, तो अब इस क्वेश्चन देखा आप लोगों ने। इन दिस क्वेश्चन यू मस्ट हैव सीन दैट कि इन ऑल द ऑप्शंस देयर आर क्वाजाई फेडरल, क्वाजाई क्वाड फेडरल। मान लो मिस्टर मयंक ने याद कर लिया प्रोफेसर वीर क्वाजाई फेडरल, प्रोफेसर वीर क्वाजाई फेडरल। और वहां पर जाकर के कुछ लोगों को वॉइस नहीं आ रही है उधर, तो देखो अपना नेटवर्क कौन सा, जियो 5 है ना इन लोग। हाँ, अब चेंज किया आपने कुछ? अभिषेक एनी प्रॉब्लम देयर भाई? मुझे बड़ा रहेगा। शालिन से मैडम बात करो, शालू को देखो इनको फोटो खींच ले जाओ प्लीज, जल्दी कीजिए। यहाँ से फोटो खींच लो उनका, इन तीनों से बात करके इन प्रॉब्लम सॉल्व करो। क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है ना करके। तो इस क्वेश्चन में आप लोगों ने ये देख लिया होगा कि क्वाजाई फेडरल चारों ही ऑप्शन में है और वहां पर आप लोग फंस सकते हैं। इसलिए ऑलमोस्ट मैं आपको कहता हूं कि इस तरीके से आप लोग पूरी लैंग्वेज को रखना चाहिए आपको। क्वाजाई फेडरल का मतलब यहां पर क्या था, इनका मतलब क्या था, इफ दिस इज यूनिटरी स्टेट विद सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। आई थिंक आप लोग अब नहीं भूलेंगे और यही अप्रोच आप लोगों ने आगे भी यूज करनी है। जहां कहीं भी ऐसी लैंग्वेज आए तो परफेक्शन की तरह से लैंग्वेज पूरी लैंग्वेज को ढंग से पढ़िए, टेक्निकल होकर के आप लोग। ठीक है, अब मिस्टर जेनिंग्स पर आ जाइए। जेनिंग ने क्या कहा? दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ जेनिंग। This is Jennings again, P for prelims, a federation with a strong centralizing tendency। तो जेनिंग ने कहा फेडरेशन है, प्राइमरीली दिस इज फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जितने भी जूरिस्ट हैं इन सबके स्टेटमेंट से आपको प्रीलिम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एंड जनरली आई हैव सीन द स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू देम दे हैव कंप्लीटेड दिस, उनका हो चुका।
उनको लगता है कि हमने कर लिया सब ये, लेकिन कहीं ना कहीं उनको इतनी बारीकी से नहीं पढ़ा होता, तो वहां पर उनको दिक्कत आती है। तो आई होप यू विल टेक केयर ऑफ दिस नाउ। अब ये जो साहब कह रहे हैं, एक दो देखो, प्रोफेसर वीरे का मैं ऐसे लिख के दिखाता हूं आपको, देखिए वीरे ने क्या कहा, क्वाज़ी फेडरल, यूनिटरी विद सब्सिडियरी फेडरल फीचर। अब इन दोनों में आप डिफरेंस कीजिए, सी दिस। वीआरए की बात कहां जा रही है, वो कह रहे हैं यूनिटरी, मेनली यूनिटरी, और जेनिंग कह रहे हैं मेन पहले, दिस इज फेडरेशन। ये उसी तरीके से समझिए कि ये उसी तरीके से समझिए कि अगर ये ग्लास ऑफ वाटर है, हाफ फिल्ड है और हाफ एम्प्टी है, तो जेनिंग ने इसको हाफ फिल्ड देखा या वीरे ने हाफ एम्प्टी देखा इसको। दोनों ही सही है अपनी जगह कहीं ना कहीं। तो देयर मस्ट बी सम रीजंस कि व्हाई दे आर यू नो ऑब्जर्विंग द सेम कॉन्स्टिट्यूशन इन अ डिफरेंट वे। एंड नाउ यू विल हैव टू रिमेंबर ऑल दोज फीचर्स which are those features which are creating some kind of confusion in the minds of these jurispersons. And then what are those features? Please go to that now. This is what first number कि क्या है ये, this is appointment of following matters. It is pointed out that Indian constitution contains modifications of the federal principle, and उसमें number 1 है appointment of governors, number 1. Number 2, parliament's power to form new state, and number 3 parliament's power to legislate in the national interest. Number 4 emergency provisions. तो भैया इनको चारों को 5 वो बताए थे मैंने आपको, 5 फीचर्स मैंने बताए थे पहले आपको तब कि what are the essential characteristics of the federal state. 5 फीचर्स बताए थे. Now again these are the modification features which are the features which modify the character of the Indian constitution. ये आपको और करना पड़ेगा, इनको टिप्स पे रखना पड़ेगा आप लोगों ने, समझे आप? ये आपको टिप्स पे रखेंगे तभी काम बनेगा आप लोगों का। अब इनको समझ लेते हैं, हालांकि आप जानते हैं लेकिन समझाना जरूरी है एक बार। नंबर 1 पर आ जाइए। दिस इज व्हाट, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप पर? प्लीज रेज हैंड। मेरी आवाज आ रही है ना? फिर ठीक है। बस अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, वेरी फाइन। सी मैं तेजी से पढ़ाता हूं, इसमें ज्यादा समझाने के नहीं है ताकि हम बढ़े आगे गवर्नर्स में। नंबर 1, appointment of governors. Governor of the states are appointed by the president, and these governors are answerable to the president. Article 155 and 156. There are provisions in the constitution under which the governor is required to send certain laws for the assent of the president. And president has the power to veto those state laws. अब इसको समझिए क्या मतलब है इस बात का, इसको मैं से समझाता हूं आपको। दिस इज, देखिए हम लोगों ने ये बात की थी कि फेडरल स्ट्रक्चर में क्या था कि एवरीवन विद इन दिस स्फीयर इज इंडिपेंडेंट, कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट। ये कल बात की थी ना, कोऑर्डिनेट होंगे, दे आर इंडिपेंडेंट विद इन दिस स्फीयर। तो हियर दिस इज द सेंटर और दिस इज स्टेट, these are the states, some smaller bigger, these are state and this is center. So this is the ideal condition for a federation कि center is having independent in its sphere, states are independent in their sphere, and no one is interfering in the fields of any other person, any other authority. center states में तो interfere नहीं करेगा, states उसमें तो नहीं करेंगे। लेकिन what this is, center is appointing whom? Governor. And governor, who is governor? Head of the state. आप समझ रहे इस बात को? छोटी सी बात लग रही होगी आपको ये, लेकिन प्रोफेसर वेरे के लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रोफेसर वेरे ने कहा कि ये कैसा फेडरेशन हुआ भाई? यू आर अपॉइंटिंग द हेड ऑफ द स्टेट, सेंटर इज अपॉइंटिंग द हेड ऑफ द स्टेट, गवर्नर। तो दिस इज ए डेविएशन फ्रॉम द फेडरेशन प्रिंसिपल। आप समझ रहे? और उसको क्या पावर दे दी आप लोगों ने कि even he can send this, even in some cases, in some state laws are made by state. यूपी स्टेट ने लॉ बनाया, but that is being sent to the president for the acceptance. प्रेसिडेंट ने अगर असेंट नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी, तो वो लॉ नहीं बन पाएगा। तो स्टेट की अपने आप में जो इंडिपेंडेंस है अपने स्फीयर में, वो कहीं ना कहीं जाकर के कॉम्प्रोमाइज हुई।
आप समझ रहे? तो दिस इज वन ऑफ द फीचर्स विच गिव्स द रीजन टू वियर ए। अगर क्वेश्चन लिखिए मैं इसका, लिखना क्वेश्चन जरा, देखो कैसे कैसे चीजें बदल जाती हैं कई बार। डिस्कस द फीचर्स, डिस्कस द फीचर्स on the basis of which Professor Vieira characterized the Indian Constitution as quasi-federal. क्वाज़ी फेडरल। नाउ क्वेश्चन बन गया, ये डिस्कस द नेचर पे क्वेश्चन नहीं है, दिस क्वेश्चन इन व्हाट डिस्कस द उन फीचर्स पर है जिसके बेस पर डॉक्टर वीएरए ने, प्रोफेसर वीएरए ने इसको कैरेक्टराइज किया क्वाज़ी फेडरल। तो आपको यहां से शुरू करना पड़ेगा, यू विल हैव टू की अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। आपको वो सब नहीं करना कि फेडरल फीचर ये चाहिए थे वो चाहिए थे, दीज आर द फीचर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर लाइक दिस करके। प्लीज रेंज हैंड अगर बात समझ में आ गई है तो, जहां तक किसी को पूछना है कुछ, सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। नाउ कम टू दिस पावर, पार्लियामेंट्स पावर टू, अगेन Parliament's power to legislate with respect to every matter enumerated in the state list. See this. किसकी पावर? पार्लियामेंट की। Which under which article? 249. What is the power? To legislate on what matter? On the matters enumerated in state list when in the national interest. All these जो मैंने सर्कल बनाए, all these circles are your prelims questions. All these circles, please note down. You will see the question in your prelims from this. Under what article Parliament has power to legislate in the national interest? This is Article 249. What is the power under Article 249 to legislate upon what? The subjects mentioned in what? In the state list. समझे आप? When that subject assumes the character of what? National interest. अब इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, प्रोफेसर वीएरए कहते हैं कि although there is a distribution of what power between the center and state, there is a clear cut, there is a list, 7th schedule में there is a list, there is a state list of union list, there union, I hope you know it. See, 3 list I write down for you, 3 lists. Number 1, union list, state list, and third concurrent list. So जो state list है, who can make law? State. union केस में union center can make law. ठीक है? Professor Vieira says कि there is a clear cut division, no problem in that. There is a union list, center is empowered to make law, only the center can. But in case of state list, on the one hand you are saying कि only state can make the law, but there is a power under Article 249. Even in that case, in some cases parliament list कौन सी है? State list है, लेकिन कौन empowered हो गया? Parliament is empowered to make laws, make the law over that. तो there is deviation for this. देखिए क्या, ये मैटर कौन सा है? स्टेट लिस्ट का. Who is empowered to make the law? State. But under Article 249 even the Parliament can make law. तो ये जो tilt of power है that is with what? In favor of center हो गया यहाँ पर ये. तो this is a second deviation from the strict following of the federation principle. जो फेडरल लॉ है, जो फेडरल प्रिंसिपल है कि देयर मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, तो यहां डिस्ट्रीब्यूशन पावर तो है, बट दिस इज अगेन टिल्टेड इन फेवर ऑफ होम? पार्लियामेंट. एंड दैट इज व्हाई प्लीज नोट डाउन अगेन शब्द क्या थे उनके. दिस इज, ये देखिए जो वर्ड्स थे इनके, वर्ड्स क्या थे प्रोफेसर वीरे के, कि
subsidiary federal features. Federal features are subsidiary in Indian constitution. Mainly it is unitary because you are giving power to parliament to legislate over the state list. You are giving power to the president to appoint the governor. So where is the federation? I can't say it. मुझे दिख नहीं रहा. समझ रहे हैं बात? तो उसके प्रोफेसर वेरे के आईज से देखिए, उनका चश्मा लगाइए प्रोफेसर वेरे साहब का कि वो किस तरीके से देख रहे हैं. उन्होंने कहा कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर डन बाय द प्रेसिडेंट, पावर विद सेंटर, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू लेजिस्लेट ओवर द स्टेट सब्जेक्ट्स, अगेन पावर इन फेवर ऑफ दिस इज. लेकिन इसको समझिए कि ये जो स्लाइड है आपका, when the parliament gets this power, if the Rajya Sabha, please note down again question of prelims, if the Rajya Sabha passes a resolution by 2/3 majority that it is necessary in the national interest. Don't forget this word national interest. Which word? National interest. What? Resolution by what majority? 2/3 majority. Who is passing? This is not parliament. Please write down. See, प्रीलिम्स क्वेश्चन लिखिए फटाफट. लिखिए अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट. अंडर आर्टिकल 249 पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट. Parliament can legislate upon the state subject. Option A. When resolution is passed by Lok Sabha. Option B. When resolution is passed by Rajya Sabha. Option C. When resolution is passed by the parliament. And option D, when the law is made by the parliament in that regard by a special majority, that is 2/3 of present and voting. पब्लिक चैट में लिखिए आंसर इज, फटाफट जल्दी लिखिए. तो लिखा, जल्दी लिखो ना आंसर पब्लिक चैट में. आई कैन सी यू. तुम सादित मूवी देख रही हो. मैंने आप सबको म्यूट कर रखा है, आप लोग मुझसे बात नहीं कर सकते. जल्दी. रविंद्र कुमार ने लिखा बी. ओके, बी में क्या था? पार्लियामेंट. ओके, हाँ ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट प्लीज. क्या इतना आसान हो, चल लिख नहीं पा रहे आप लोग? शालू मैडम लिखिए. नीतिका मंगला फास्ट. प्रवीण लिखो आंसर क्या है? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? मैं जानता था कोई आएगा एक ऐसा पंछी जो डीवी मारेगा. यस फास्ट प्लीज फास्ट. बहुत टाइम लगा रहे हैं आप, सो मत. इसका अंदर सही करता हूं. अब देखिए मिस्टर भगत जी, समझ, बस आ गया, सबके बी हैं ऑलमोस्ट. अब देखो बी में मैंने क्यों लिखा. एक आंसर मेरे पास आया है डी, मिस्टर भगत टोकास का. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी मैं ये पढ़ा रहा हूं, तब ये गलती हो सकती है कि क्योंकि मैंने उसकी टेल बना दी वो 2/3 ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. आप भगत जी पहला वर्ड भूल गए. पार्लियामेंट ने रेजोल्यूशन पास नहीं किया है. दिस रेजोल्यूशन हैज बीन पास बाय होम, बाय राज्यसभा. तो डोंट फॉरगेट दिस वर्ड राज्यसभा, क्योंकि ये गलतियां कई बार स्टूडेंट करते हैं कि दे विल फोकस ओनली ऑन 2/3. They focus only on 2/3 of the majority. They don't focus by whom this is passed. This is passed by the Rajya Sabha. And again, there is a big difference between a word is law. Say this is. मैं जानता था ये गलतियां होगी आप लोगों से. रिजोल्यूशन एंड लॉ, कैन यू सी इट? दिख रहा है आपको पीछे, है ना? तो द वर्ड यूज हियर इज व्हाट? रिजोल्यूशन. रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय द
राज्यसभा, दिस इज नॉट द लॉ इज पास बाय द लॉ. तो डोंट गेट कंफ्यूज इन बिटवीन द वर्ड law and resolution are two different things. When I am talking about the law, it means what? Lok Sabha plus Rajya Sabha plus signature of president. लॉ मेकिंग प्रोसेस में क्या है कि पहले बिल पास होगा लोकसभा से, राज्यसभा से, और फिर जब राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे तब जाके लॉ बनता है. तो लॉ मेकिंग प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट, रिजोल्यूशन पासिंग प्रोसेस इज समथिंग डिफरेंट. विद इन राज्यसभा ए रिजोल्यूशन इज पास. आज विधि में हम ये रिजोल्यूशन पास कर सकते हैं क्या? व्हाट सर? राइट क्वेश्चन. और मैडम क्वेश्चन लिखना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा शालू जी, थोड़ा सा आपको अटेंटिव रहना पड़ेगा. फिर भी देखिए रिजोल्यूशन में आज हम विधि में समझिए, आज हम सब विधि में ये प्रस्ताव पारित करते हैं कि कल से हम लोग या फ्रॉम नेक्स्ट क्लास वी विल बी होल्डिंग 15 मिनट सेशन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर. तो ये जब हम पास कर रहे हैं तो दिस इज प्रस्ताव पारित कर दिया. एक है सिंपली प्रस्ताव पारित करना और एक है विधि बनाना, कानून बनाना. तो इन दोनों का अंतर है. तो इस वाली स्लाइड में जो मैंने आपको पढ़वाया है इसको प्लीज अगेन मैं दिखाता हूं आपको, आगे से गलती मत करना. इफ दिस इज राज्यसभा passes a resolution by 2/3 majority. 3 facts are there and all the 3 facts are important for your prelims exams. क्या resolution पास किया? That it is necessary in the national interest. तो इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट मीन्स इट वाज ऑफ local importance. It was of local importance, but now it has gained the importance of national interest. एक लोकल महत्व का मुद्दा था, समझे? लोकल महत्व का मुद्दा था, लेकिन अब ये राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा हो चुका है. तो पार्लियामेंट को जो पावर मिलेगी लॉ बनाने की वो ऐसे नहीं मिल जाएगी. अब नेशनल इंटरेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें कौन बनाता है? पार्लियामेंट ही बनाती है. तो ये जो बातें हैं, दो बातें हैं. नंबर 1 ये नेशनल कैरेक्टर का इशू बन चुका है. नंबर 2 काउंसिल ऑफ स्टेट्स कह रही है. काउंसिल ऑफ स्टेट क्या है? काउंसिल ऑफ स्टेट इज द रिप्रेजेंटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट्स. स्टेट्स की ही रिप्रेजेंटिंग बॉडी कह रही है, स्टेट्स का ही समूह कह रहा है कि नो प्लीज मेक लॉ फॉर ऑल ऑफ अस बिकॉज दिस सब्जेक्ट हैज बिकम ऑफ व्हाट? नेशनल इंपॉर्टेंस. तो दिस इज द जस्टिफिकेशन व्हाई जो मिस्टर वीआर है वो काउंटर कैसे करना है आप लोगों ने. लिखना है क्वेश्चन, फटाफट है ना, लिखना है मेंस का क्वेश्चन. मिस्टर भगत ने कहा है कि बी सर ऑप्शन बी इज ऑल्सो नॉट राइट. सी पहले तो भूल चुका हूं मैं. नंबर 2 डोंट फॉरगेट दैट इन केस ऑफ प्रीलिम्स एग्जाम, प्लीज ये भी लिख लीजिए जब इनको क्वेश्चन आ गए तो. इन प्लीज भगत जी एक बात समझ लीजिए, प्रीलिम्स के एग्जाम में आपको 100% करेक्ट आंसर नहीं देना होता है. आपको उन 4 ऑप्शंस में से जो बेस्ट है आपको वो देखना होता है. एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिलेगी आपको. व्हाट इज द मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन इन द गिवन ऑप्शंस, आपको वो चूज करना होता है. ठीक है, तो इन चारों में से जो मोस्ट एक्यूरेट दिखेगा आपको उसको वो टिक करना है आपको. फाइन. अब क्वेश्चन लिखिए. मेंस का क्वेश्चन कैसे आएगा देखिए. अभी धीरे के उस पर ही डिस्कस क्रिटिकली लिखिए. क्रिटिकली एनालाइज द व्यूज ऑफ प्रोफेसर वीरे अबाउट द नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो लिखा मैडम, समझ में तो नहीं आ रहा? अरे ओफो, मैं तो पूरी कोशिश कर रहा था समझ में ना आए, कंफ्यूज रहो. ठीक है, अब ये शब्द समझिए. क्रिटिकली एनालाइज, इसका मतलब क्या हुआ? इससे पहले मैंने क्वेश्चन बताया था आपको. क्या क्वेश्चन था? कैन समवन राइट इन पब्लिक चैट? जल्दी से पहला क्वेश्चन क्या था प्रोफेसर वीरे का? जल्दी से प्लीज रहा, मैं दोनों का अंतर समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को. एनीवन राइटिंग? कौन राइट कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन बता. तो लिखा, तुम लिख रही हो? राइट डाउन फास्ट. कोई करे. खुशबू आप लिखो फटाफट.
अभी जो मैंने मेन से क्वेश्चन लिखवाया था ना, जरा मुझे भेजो फटाफट। अभी पहले एक तो अभी लिखवाया है क्रिटिकल, इससे पहले लिखवाया था एक, जल्दी लिखो। इन दोनों का अंतर समझाना है मुझे आपको। अब मैं रट के तो बोलता नहीं ना, इन दोनों का अंतर समझाना है। कोई लिख नहीं रहा। मंगिता आप लिखो, नितिका प्लीज। आपको क्वेश्चन लिखवाया था ना मेंस का, मैंने क्या लिखवाया था, जल्दी लिखो। कोई लिख रहा है? अरे यार, सी ये बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना कि किस तरीके से मेंस में एग्जामिनर आपको घुमाते हैं। प्रोफेसर वियरे की बात कर रहे हैं हम लोग, लेकिन प्रोफेसर वियरे में भी कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं और सब कुछ आने के बावजूद भी हमें वहां पर मार्क्स 0 में मिल सकते हैं। डिस्कस द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वियरे, हाँ बस बस, डिस्क्राइब इंडियन, अब समझिए इसके, देखिए इसमें था डिस्कस द फीचर्स, आगे क्वेश्चन, डिस्कस द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच प्रोफेसर वियरे कैरेक्टराइज द इंडियन क्वेश्चन। इस डिस्कशन में हम लोगों ने सीधी सीधी बात लिखनी है कि बिकॉज अपॉइंट फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी आर कैरेक्टराइज एज दिस क्वाजी फेडरल। नंबर 1 अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, नंबर 2, नंबर 3 करके हो गया। लेकिन जैसे ही हम क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, हमें यह बताना पड़ेगा कि वेयर ही इज रॉन्ग एज वेल, वेयर इज द जस्टिफिकेशन। जैसे 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 हमने इसकी बात की, पार्लियामेंट की बात की कि पार्लियामेंट है, नो डाउट पार्लियामेंट हैज पावर अंडर आर्टिकल 249 टू लेजिस्लेट अपॉन द स्टेट सब्जेक्ट्स एज वेल, बट however Professor Veere did not analyze the fact that this power is assumed by the parliament only on the recommendation of the Rajya Sabha, which is the state representing body at the center. And not only this, he gets the power only when the subject of state list that is having local importance gains the importance of national importance. So in the second case, when we are saying critically analyze, in that case हमने एक बात कही कि this is the feature and but here Mr. Veere has failed to take into account this reason for this. तो वो हुआ क्रिटिकल एनालाइज आपको। तो मैं आपको वो समझा रहा हूं, डिस्कस, जैसे डिस्कस कहा अप्रोच चेंज हो गई, जैसे क्रिटिकल एनालाइज कहा अप्रोच चेंज हो गई। आई होप आपको समझ में नहीं आया होगा। बिल्कुल नहीं आया तो लिखिए, या आ गया तो प्लीज रेज हैंड। मैडम पूजा शर्मा, समझ में नहीं आया? पूजा शर्मा आ गया? चलिए पब्लिक चैट का यूज करते रहा कीजिए तो बढ़े आगे को। तो ये जस्टिफिकेशन भी जानना जरूरी है कि एक्चुअली प्रोफेसर वियर ने इस जो अपना एजम्पशन लिया वो सही था या गलत था। उन्होंने कहा कि 249 की पावर है पार्लियामेंट के पास, देयरफॉर दिस इज फॉर सेंट्रल टेंडेंसी, बट यू विल हैव टू जस्टिफाई नो, Parliament gains this power but only when the state subject becomes of national character, and secondly when it is recommended by the Rajya itself, and that too by the 2/3 majority. So this is the justification behind that. So I hope you will remember this now. कर लेंगे आप, बढ़े आगे। Now next is what? Parliament's power to form new states and alter boundaries of existing states. पार्लियामेंट की जो पावर है न्यू स्टेट्स को फॉर्म करने की और उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने की, जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं उनकी। तो कह रहे हैं ये सब इंडिपेंडेंस ले लेती है। इंडिपेंडेंस ऑफ द स्टेट्स इज लॉस्ट व्हेन यू गिव द पावर टू द पार्लियामेंट टू फॉर्म न्यू स्टेट्स। अगेन दिस इज ए यूनिटरी प्रोविजन। है क्या प्रॉब्लम? Parliament of India may form new states, may increase, diminish the area of any state, it may alter the boundaries, it may alter the name of any state. And again the question of your prelims under which article? Under Article 3, and this is the question of your prelims, don't forget this, under Article 3. Now why it is so? Because provisions in the Article 3 takes into account the fact that Constitution contemplated readjustment of the territories of the constituent states which might arise in future. देखिए क्यों किया गया। When our
कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स एंड एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो उस समय की जो परिस्थितियां थी, उस समय इंडियन फ्रीमेस को लगा कि नहीं, देयर में भी सम we will have to readjust these states in future, तो there should be some kind of arrangement जहां पर बहुत लेंदी इस तरीके के अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़े इसको। तो आप इसको जस्टिफाई करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, दैट वाज द नीडेड फॉर द बेटर फ्यूचर, बेटर स्ट्रेंथ ऑफ द इंडियन स्टेट। दिस इज नॉट कि वी आर गिविंग पावर और पावर कैन बी मिसयूज्ड आर्बिट्रेरीली। नेक्स्ट कम टू द इमरजेंसी प्रोविजंस, फोर्थ। अब देखिए हमारे पास टाइम कम है तो थोड़ा जल्दी भागूंगा मैं। इमरजेंसी प्रोविजंस, यू नो इट वेरी वेल। 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज, अगेन प्रीलिम्स से क्वेश्चन पड़ेगा आपको 356, 352, 360 में। फाइनेंशियल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, एंड दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी 356, 352, 356, 360। 3 इमरजेंसीज है और ड्यूरिंग दीज इमरजेंसीज यू नो इट वेरी वेल द यूनियन गेट्स द पावर। जैसे अगर 352 पर है क्या होगा, नॉर्मल पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पावर बिटवीन सेंट्रल स्टेट अंडरगो वाइटल चेंज। इसे पढ़ाने का मन नहीं एक्चुअली, यू नो इट वेरी वेल। 356 भी अपना पढ़ लेना आप लोग, आगे बात करता हूं मैं, इनमें कुछ है नहीं। सो बेसिकली ये जो ये बात, इसको देखिए अभी, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स, alter boundaries, emergency provisions, parliament's power to legislate in the national interest. These are 4 reasons. These are the 4 reasons on the basis of which, these are the 4 reasons on the basis of which Professor Virya said what this is a quasi-federal state, quasi-federal state, unitary state with subsidiary federal features. तो ये हुआ बेस, इनकी एनालिसिस बताई मैंने आपको। अब हम लोगों ने प्रोफेसर वीरे का देख लिया। अभी इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेडरल स्टेट एंड वेयर डू वी स्टैंड, वेदर दोज फीचर्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। नाउ वी विल हैव टू सी वेदर वीरे, जो वेदर द कंक्लूजन ऑफ वीरे, whether the conclusion of Mr. Veere is right or not and what is the actual position in that case. सही है, बड़े आगे। अब देखिए है क्या। अब मुझे एक बात बताइए, मैं कोशिश करता हूं, चलिए अनम्यूट तो नहीं करूंगा, अनम्यूट करते ही फिर बवाल कट जाएगा, सब लोग आ जाएंगे लाइन में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, मिस्टर खली को आपने देखा होगा, पब्लिक चैट यूज कर सकते हैं आप, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है ना। और एक बहुत ऐसे इंसान को, एक कोई अफ्रीकन नेशनल को आप एज्यूम करो जो मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, मेल न्यूट्रिशन का शिकार है, जिसे केवल हड्डियों का ढांचा ही बचा हुआ है, लेकिन दोनों को ही आप इंसान कहेंगे नहीं कहेंगे, चाहे बहुत स्ट्रॉन्ग हो या बहुत वीक हो, बिकॉज बोथ आर पोजेसिंग व्हाट, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बीइंग ए ह्यूमन बीइंग। इंसान को कहे जाने की जो बेसिक बातें हैं, वो चाहे अफ्रीकन मेल न्यूट्रिशन के शिकार व्यक्ति में हो, चाहे खाली वेल बिल्ट इंसान के, दोनों के अंदर सेम है। तो वी विल डिस्क्राइब देम ह्यूमन बीइंग बिकॉज बोथ आर पोजेसिंग सेम कैरेक्टरिस्टिक्स एज फार एज द बीइंग ह्यूमन इज कंसर्न। कि व्हाट डू यू मीन बाय द बीइंग ह्यूमन, एग्री और नॉट, रेज हैंड, है कि नहीं है। तो अब इसी पॉइंट पे वो सब लोगों ने देखना पड़ेगा कि मिस्टर वीरे के पॉइंट से हमने देख लिया, अब एक्चुअल पोजीशन में है क्या। ठीक, चलिए बढ़ते आगे। दिस इज so do these provisions modify the federal character of the inclusion or not? Question is this now. Correct view is observed by Dr. V.N. Shukla. V.N. Shukla ने बताया है कि exact what is the correct view in this regard. Emergency provisions which came into operation only on happening of specific condition do not modify or destroy the federal system. कि ये जो emergency provisions हैं, जो emergency provisions हैं, उसके बेसिस पर जो मिस्टर वीरे कह रहे हैं, दैट इज नॉट द करेक्ट व्यू, बिकॉज अकॉर्डिंग टू मिस्टर वी एन शुक्ला दैट डू नॉट मॉडिफाई द फेडरल सिस्टम। व्हाई? इट इज रादर ए मेरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इट विजुअलाइजेस द कंटिजेंसीज व्हेन द स्ट्रिक्ट एप्लीकेशन ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल
might destroy the basic assumption on which our constitution is built. देखिए ये मैं लाइन क्यों पढ़वा रहा हूँ आपको, ये लाइन इसलिए पढ़वा रहा हूँ क्योंकि मैं देखता हूँ जो आंसर राइटिंग क्लासेस लेता हूँ आपकी लैंग्वेज में कुछ चीजें आ नहीं पाती हैं। तो ये कुछ जो वीएन शुक्ला ने जो कहा, वीएन शुक्ला के वर्ड्स को रट लीजिए और फिर कुछ ना कुछ अपना तड़का लगा करके इनको जब क्रिटिकली एनालाइज करेंगे प्रोफेसर वीरे को, वहां पर इसको यूज कर सकते हैं आप अच्छे तरीके से। देखिए प्रोफेसर वीएन शुक्ला ने कहा है कि वी मेंटेन दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल इन नेचर। व्हाई दिस? क्यों कहा इन्होंने? कह रहे मिस्टर वीरे ने जिन बातों की बात की है कि भाई दीज आर द मॉडिफाइंग फीचर्स, एक्चुअली दीज आर द मेरिट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो नेशनल इमरजेंसी के जो फीचर्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो तीनों इमरजेंसीज हैं, वो उनके नाम में इमरजेंसी छुपी हुई है। दोज आर नॉट द जनरल फीचर्स। तो दीज फीचर्स शुड बी टेकन एज व्हाट? should be taken as the merit of the Indian constitution rather than the features which are modifying its nature. According to Mr. V.N. Shukla, this Indian constitution is what? Federal in nature. And mind it, don't forget it. Dr. Ambedkar ने क्या कहा था? It is federal constitution. भूल गए ना आप लोग? पक्का? तुलिका भूल गई। इसे पता ही डॉक्टर अम्बेडकर कौन है? अच्छा तो डॉक्टर अम्बेडकर कौन सी फिल्म है, कौन सी फिल्म के हीरो है? एक हिट मूवी है डॉक्टर अम्बेडकर, सुपरस्टार है पिछले जमाने के, पता है नहीं? या ही इज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, है ना, इतना तो याद रहेगा। सो बेसिकली डॉक्टर अंबेडकर ने कहा इट इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड अगेन वीएन शुक्ला इंडियन जूरिस्ट है, इन्होंने क्या कहा? दिस इज व्हाट? फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। डोंट फॉरगेट अगेन दिस द क्वेश्चन ऑफ योर प्लेब्स। नाउ अब प्रोफेसर वीरे के पीछे फिर पढ़ेंगे हम लोग। क्या कहा था इन्होंने? क्या कहा था महाराज? दिस इज ए क्वाजी फेडरेशन, है ना, बट ही हैज नोवेयर डिफाइंड व्हाट ए क्वाजी फेडरेशन इज। कि मिस्टर वीरे आपने एक कंकड़ फेंका और भाग लिए। यू जस्ट कॉइंड ए टर्म क्वाजी फेडरेशन, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वाजी फेडरेशन? यू हैव नॉट डिफाइंड इट। भाई क्वाजी फेडरल का मतलब क्या, ये तो समझाओ पहले, है ना। मैं कुछ फनी चीज कहना चाह रहा था लेकिन छोड़ते हैं। नाउ दिस टर्म इज एक्सट्रीमली वेग, डोंट फॉरगेट दिस statement and use it in your answer writing. The term quasi federal is extremely vague as it does not denote how powerful the center is, how much deviation there is from the pure federal model, or what kind of special position a particular quasi federation occupies between a unitary state and a federation proper. समझे आप? चलिए पढ़ा दिया मैंने आपको, समझाता हूं। तो दिस इज वन ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ मिस्टर वीरे कि मिस्टर वीरे ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को तो बोल दिया कि दिस इज नॉट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ओके मान लिया। आप कह रहे हैं दिस इज क्वाजी फेडरल, ओके वी एक्सेप्ट इट, बट व्हाट डू यू मीन बाय क्वाजी फेडरल? इवन यू डोंट नो। यू आर डिस्क्राइबिंग माई सेल्फ टू बी क्वाजी, बट यू आर नॉट क्लियर इन योर सेल्फ कि व्हाट डू यू मीन बाय द क्वाजी। भाई क्वाजी में हम क्या कहें? 25% फेडरेशन है, 50% फेडरेशन है। यू हैव नॉट गिवन एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्वाजी फेडरल। आपका मतलब क्या है उससे? आपने समझाया नहीं। अगर हम आम भाषा में अगर मैं कहूं मिस्टर अमनदीप, अगर उन्होंने ये कहा कि ये ना मिलावट है कुछ इसमें, ऐसा मान लीजिए यूनिटरी फीचर की, उन्होंने मिलावट नहीं कहा, क्वाजी कहा कि दोनों मिक्स हो गए, लेकिन दोनों मिक्स में भी कहां स्टैंड कर रहा है वो? You have not given any clear-cut idea about the meaning of quasi-federal. This is very vague. You have not explained how much federal should be there, how much unitary should be there, where does it stand? Nowhere it is explained by you. So you are explaining the nature of Indian Constitution, but you are not giving any clarity upon your own ideas actually. So this is a criticism of Mr. Veere. भूल जाएंगे आप मेहनत करके, पक्का? चलिए नेक्स्ट। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ फेडरेशन इज दैट पावर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स एंड इट इज डन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। समझे? मुख्य बात यही है, मुख्य बात यही है ना,
कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है दैट इज फॉलोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसको फॉलो किया गया है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इज देयर। फंडम जो मूलभूत सिद्धांत है किसी फेडरेशन का, उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। मैं पढ़वाता हूं बस ये, नाउ वी आर गोइंग टू कंक्लूड इट। States do not depend upon the center in normal times. Center cannot intrude. It may be that center has been assigned a larger role in the states, but that by itself does not detract from the federal nature of the Indian Constitution. Name is what? MP Jain. Next Indian jurist आ गए MP Jain। और भूल जाना है इस बात को, ये बात किसने कही थी? बिल्कुल मत याद रखना कि MP Jain साहब ने बात की थी। ये बात बिल्कुल मत याद रखना कि मिस्टर वीएन शुक्ला ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। ये बात ही मत याद रखना कि डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल। आप क्या बात याद रखोगे? प्रोफेसर वियरे ने क्या कहा था? इट इज क्वाजी फेडरल, ए यूनिटेड स्टेट हैविंग सब्सिडरी फेडरल फीचर्स। ठीक है, तो अपने देश की बातें मत याद रखना। अब आ जाइए ना, अब उनकी बात करते हैं। प्रोफेसर वियरे ने कहा कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन इज ट्रूली फेडरल। उनकी जो एजम्पशन है, उन्होंने कहा कि अमेरिकन मॉडल को देखिए आप, है ना, और उसी की बात करते हैं वो। तो उसी की बात कीजिए कि इट मे मेंशन दैट दोज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। भैया देखो, अगेन दिस इज द क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स। इसे कहते हैं बिटवीन द लाइन रीड करके क्वेश्चन को निकालना। अकॉर्डिंग टू वीएरए which constitution are truly federal in nature? United States, Switzerland and Australia. Don't forget it. ये क्वेश्चन बन जाएगा प्रीलिम्स का, भूलना मत। यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक, नाउ ये आपका आंसर आएगा। प्रोफेसर वियरे को क्या कह सकते हैं? वी मे टेल हिम व्हाट, दैट फेडरलिज्म वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, time to time, depending upon so many factors: historical, geographical, economical and political। समझे? मिस्टर वियरे को समझाना बात यह कि मिस्टर वियरे, यू कैन नॉट अडॉप्ट द कॉपी पेस्ट मेथड कि वट एवर इज देयर इन अमेरिका दैट विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंडियन एज वेल। You will have to focus, we will have to focus on the basic principle. Basic principle of federation is the what? Distribution of powers which exists in Indian Constitution. Therefore, Indian Constitution is basically what? Federal Constitution. Now, अभी मुझे पता है अभी थोड़ा झगड़ा होने वाला है, खासकर सौरभ पांडे झगड़ा करने वाले हैं पक्का। आई नो दिस, क्योंकि उन्होंने एक लाइन ले रखी है जो उन्होंने शुरू में बोल दिया था, है कि नहीं है? अभी करेंगे बात, लेकिन अभी अगेन यू सी दिस। वीजी रामचंद्रन ने क्या कहा है? इंडिया इज फेडरल एंड अमेरिका इज मोर फेडरल इन द आउटलाइन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये लाइन किसने कही है? वीजी रामचंद्रन ने। और यकीन मानो ये प्रीलिम्स में आएगा और आप भूल सकते हैं इसको। जिसकी 5 वर्षीय योजना है, जिसकी 10 वर्षीय योजना है, जो देखो दो टेंडेंसी हो सकती है, मैं आपको बताऊं, इसका अपना मजा है। एक तो जज बनने के बाद रिस्पेक्ट मिलती है, एक जुडिशरी की तैयारी करते हुए रिस्पेक्ट मिलती हुई है। अंकल जी आए, हाँ जी बेटा बेटिया क्या कर रहे हैं? कि बेटा जुडिशरी तैयारी कर रहे हैं, अच्छा रिस्पेक्ट। दूसरे आए क्या कर रहे हैं? बेटा जज की तैयारी कर रहे हैं, अच्छा। तो वो जो अच्छा सुनने के बाद जो आपके अंदर भाव आएगा कि यस आई एम डूइंग समथिंग ग्रेट, तो आप उसको 10 साल तक कंटिन्यू कर सकते हैं कि इतनी इज्जत तो मिलती रहेगी। लेकिन ये देखना है कि 10 वर्षीय योजना बनानी है उस इज्जत के लिए, या आपको रियल वो एंजॉय करना है जहां आदत जनाब, जहां ये बात आएगी, समझे? क्योंकि 10 साल तक नहीं चलेगी ये, 5 साल के बाद में आप सिंपैथी गेनर हो जाएंगे कि लड़का मेहनत तो बहुत कर रहा है, बेचारी किस्मत खराब है, किस्मत खराब है। और फिर क्या करेंगे आप? करप्शन है जी, करप्शन है, पेपर ये हो गया वो हो गया, देखो वहां का पेपर हो गया, आपने पढ़ा नहीं न्यूज में, सब जगह करप्शन है जी, आपका अपना चल रहा है बस, और आप खुद के फेलियर को जस्टिफाई कर लेंगे। लेकिन मेरे सामने नहीं चलेगा ऐसा, क्योंकि मैं आपको एक एक क्वेश्चन प्रेडिक्ट कर रहा हूं, यहां से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, एंड यू गो टू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यहां से बाहर क्वेश्चन मिलेंगे ही नहीं आपको। शर्त यह कि आप करके आए वहां पर। इंडिया इज फेडरल, अमेरिका इज मोर फेडरल, किसने कहा था? क्वेश्चन आएगा आपसे पास, ये कर लेना है। आप कौन सा क्या मारेंगे? प्रोफेसर वियरे।
या विजय रामचंद्रन? हाँ बस ये ध्यान रखना आप लोग। सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे नाउ ये है जे.एन. पांडे साहब की बात। देखिए ये है मिस्टर सौरभ पांडे और जे.एन. पांडे, पांडे एंड पांडे जी का फाइनल कंक्लूजन। इट मे बी कंक्लूडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नीदर प्योरली फेडरल नोर प्योरली यूनिटरी, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। एंड जैनिंग ने क्या कहा है इस बारे में? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल विद यूनिक सेफगार्ड्स ऑफ एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। अब देखो इसमें है क्या, आपको क्या करना है, लास्ट में आपको कंफ्यूजन हो गए कहें क्या हम लोग अब, है ना? सी, it may be concluded that constitution of India is neither purely federal nor unitary but combination is of both। देखो भैया एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ये जो कंक्लूजन है ये एक बुक राइटर का है, ये अंतिम कंक्लूजन आप अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। दिस इज द कंक्लूजन गिवन बाय मिस्टर जे.एन. पांडे, उनकी बुक में से लिखा है। आपको क्या करना है अब आप बताओ। एक लाइन में अगर मिस्टर बी.आर. अंबेडकर बैठे हो, ठीक है, और मिस्टर जे.एन. पांडे बैठे हो, आप किसको वरीयता दोगे? आप पांडे जी लिख दीजिए, अंबेडकर साहब को या जे.एन. पांडे जी को? ऑब्वियसली जे.एन. मिस्टर अंबेडकर को बोलेंगे हम लोग। अपने पब्लिक चैट में भेजिए मुझे, तब तक मैं समझाता हूं वो करना क्या। देखिए इस सबके डिस्कशन के बाद में हमें क्या लिखना है, जो मिस्टर जैनिंग ने जो बात कही है, मेनली वी आर, this is Indian constitution is mainly federal with unique safeguards for this is the best because यही इन लाइन है, यही इन लाइन है। मिस्टर अंबेडकर ने भी यही कहा, वी आर फेडरल, वी.एन. शुक्ला साहब ने भी यही कहा, एमपी सब ने इन यही कहा, मिस्टर प्रोफेसर वी.आर. की बात करके नहीं कुछ छोड़ दीजिए बस। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेनली फेडरल, इसलिए मैंने कहा था कि मिस्टर खली हो, चाहे मिस्टर खली हो, चाहे वो अफ्रीकन नेशनल हो, वीकेस्ट नेशन, बहुत कमजोर हो, या गांधी जी, ऐसे कर लीजिए, गांधी जी हो या खली हो, दोनों ही मानव है, दोनों ही इंसान है। हम ये तो कह सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग इंसान है, एक वीक इंसान है, ये तो कह सकते हैं। लेकिन क्या इंसान है होगा नहीं होगा, है कि नहीं है? तो इंसानियत को जो पहचानते हैं या फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन को पहचानेंगे, वो पहचानेंगे मेन प्रिंसिपल से, एंड दैट इज व्हाट? डिवीजन ऑफ पावर्स। Basic federal principle is the division of powers that is intact within the Indian Constitution, and therefore our Constitution is mainly federal, and that can be characterized, that can be explained in the name of what? In the name of Mr. Jennings, who said that Indian Constitution is mainly federal or with unique safeguards। देखो कुछ देखो ये है क्या? अरे सी when you third screen only screen इस इन वर्ड्स की वीडियो समझिए। देखिए क्या है, विद यूनिक सेफगार्ड्स, इन्होंने कहा कि जिन फीचर्स को मिस्टर वी.आर. ने कहा है कि वो एनक्रोचमेंट है और वो उसकी वजह से करेक्टर चेंज हो गया और मेनली यूनिटरी हो गया, ऐसा नहीं है। दोज फीचर्स आर ओनली, you can say unique, these are unique safeguards, समझे? and for what? For enforcing national unity and growth। तो these are the words which you should pick and use in your mains exams। so अब ऐसा कैसे होगा? आज है, today is Wednesday, so नेक्स्ट वेनेसडे को जो क्वेश्चंस मैंने आपको लिखवाए हैं, इन्हीं क्वेश्चंस का आपका मेंस का टेस्ट होगा एंड आंसर राइटिंग क्लास होगी। सही है, फाइन, ये रहेगा आगे से। एंड देयर इज अ लिटिल वेरिएशन भाई, अब हम लोगों की क्लास जो है 60 मिनट इंटू 5 डेज नहीं होकर के 75 मिनट्स इंटू 4 डेज हुआ करेगी, क्योंकि फिर वो आपको भी टाइम मिलेगा और मुझे भी टाइम मिलेगा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में। 4 डेज आर एनफ। सही है मयंक, एवरीवन इज क्लियर? तो इसमें आपके लिए भी थोड़ा बंधे
थोड़ा बंधन कम हो जाएगा और आपका टोटल मिनट्स है 300 पर वीक, वो आपके इंटेक्ट रहेंगे। मैं भी थोड़ा सा अपने को थोड़ा सा रिलैक्स कर पाऊंगा, या मेरी और जो बिजी शेड्यूल होते हैं आपको क्वालिटी दे पाऊंगा, जो देनी चाहिए। कई बार जैसे मुझे कल जाना पड़ेगा, लखनऊ जाना पड़ा किसी वजह से मीट आउट करने के लिए, तो मेरे पास कुछ मार्जिन रहेगा यहाँ होने का। तो ये रहेगा 4 days इंटू 75। किसी को दिक्कत हो तो आपके सारा नंबर है, फिर दे देता हूं। एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉन्टेक्ट मी फॉर दिस इज माई नंबर। फाइन। तो प्लीज आप लोग ने रिव्यू मुझे भेजे नहीं, मैंने नंबर दिया था स्पेशली जान करके व्हाट्सएप का, किसी का नहीं आया कि कोई ये बता दे हाँ सर ने मेहनत की नहीं की, कोई फायदा हुआ नहीं। अरे बुराई कर दो कम से कम, मैंने कब कहा बुराई करना, बुराई कर दो कम से कम, कुछ तो बोलो। ठीक, चलिए कल से हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज व्हाट प्रीएम्बल, एंड आई प्रॉमिस यू विल लव इट, यू विल लव दिस टॉपिक। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन समझ लेंगे कल के टॉपिक में। दिस इज प्रीएम्बल। कल टेस्ट की तैयारी कीजिए। आई हैव अनाउंस्ड नेक्स्ट वेडनेसडे टेस्ट होगा इसी टॉपिक पर, नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आई हैव गिवन यू सेवरल क्वेश्चंस, और ये गुंजन आपका काम है, आप एक काम करेंगी कि जितने क्वेश्चंस मैंने ड्यूरिंग दिस लेक्चर लिखवाए मेंस वाले, आप उनको टाइप करके किसी भी तरीके से मुझे भेज देना कि मैंने ये क्वेश्चंस, जो कि मैं रट के नहीं आता, वो मेरे वो यहीं पर मेरे दिमाग में आता है, तभी मैं डिक्टेट कर देता हूं आप लोगों को, तो मुझे पता नहीं चलेगा। आप मुझे इतना काम करके देंगे, ठीक है। सो गुड लक, जो भी मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेहनत करते रहिए, और 1 साल का टारगेट बनाइए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना है। अगर इसके लिए आप लोगों ने टारगेट करना चाहिए। जितना लंबा टाइम खींचेंगे वो आपके लिए ट्रबलसम हो जाएगा। और फर्स्ट, मेरे मैक्सिमम स्टूडेंट जो जज बने हैं वो फर्स्ट अटेम्प्ट के हैं, ठीक है। चलिए बाय। आपको अक्सर ऐसा लगता होगा लोग फेल क्यों होते हैं इतना, फिर तो देखिए वो जो फेल होते हैं उनसे जाके पूछो कि पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने पढ़ने का वो तरीका अडॉप्ट किया जो इन वीडियोस में समझाया गया है, 101% आप ऑफिसर हो गए, और मिनिमम टाइम में हो गए आप लोग। बस आपको कहीं और कोचिंग करने की जरूरत नहीं है, बिलीव मी। ना विधि जुडिशियल एकेडमी में भी नोट्स आपको एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इन वीडियो से जज बन सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। जस्ट कीप लर्निंग, एंड अगर हो सकता हो, बहुत दिक्कत नहीं हो, तो प्लीज लाइक भी कर दीजिए, कमेंट भी कर दीजिए, और इन वीडियोस को शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आपके हाथ से किसका भला हो जाए, है कि नहीं है। ओके, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।